सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश, उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश, उसके बाद देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो महत्वपूर्ण जो संस्कृत के गद्यांश है ये आपको तैयार करवाऊंगा अच्छे से। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश है और महत्वपूर्ण श्लोक लेखन है वो भी आज के वीडियो में आपको बताएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय महत्वपूर्ण आपके बताएंगे, देख सकते हैं जीवन परिचय भी आज के वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं आज के वीडियो में विथ सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। उसके बाद पत्र लेखन भी बताने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी पेपर 22 फरवरी को है तो आज के इस वीडियो से आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट आज की इस महामैराथन वीडियो को देख लेगा वो 22 फरवरी को हिंदी में फोड़ कर आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें कहीं भी नहीं खोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आज के वीडियो में बताएंगे और इससे बाहर आपकी एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। 100% गारंटी है। और इसका फ्री पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा उसको इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। अच्छे से सारी चीजें देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छे से आपको सारी चीजें याद भी कराऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वीडियो देखते ही देखते सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी के महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कौन कौन से है। तो देखिए सबसे पहला है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है, यानी कि समय अवधि कब से कब तक है। तो 1919 से 1938 तक शुक्ल युग चला था, ठीक है ना। चलिए अगला करें कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं कौन है। तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लहरों के राजहंस के लेखक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल 2023 में आया था, 2022 में आया था, 2018 में आया था, हर एक साल ये पूछा जाता है। तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं, ठीक है ना। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद करें गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है ना। अच्छे से चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद। 6 नंबर का ये बी वाला यानी कि ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला करें कि भूषण किस युग के कवि है। भूषण किस युग के कवि है, आप लोग जानते हैं कि भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। ख वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्या करा है कि यशपाल यानी नो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार करा है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, सजिदानंद, वास्यानंद, हीरानंद अगेय जी हैं, ठीक। चलिए अगला करा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी है। दीप शिखा काव्य संग्रह जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है ना। चलिए अगला करा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव बताइएगा क्या होता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। उसके बाद देखिए अगला क्या करा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है आपका, कौन सा, रूपक अलंकार, ठीक है ना। अगला करा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए अगला करा है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है बताइएगा। चौराहा में जो है द्विगु समास है, क्योंकि ये पहला पद जो है संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद सुख और दुख में कौन सा समास है। सुख और दुख में समास आपको बताना है तो जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच ये बीच में हाइफन लगा हुआ है, ठीक। और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या है। सुधन आगतम हो जाएगा। क्या होगा, सुधन आगतम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। क्या होगा, कंठ। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय हो जाएगा। चलिए अगला करें निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। कौन सा नहीं है, अनिल। उसके बाद अगला करें पठिष्यत धातु रूप वचन एवं मतलब कि पुरुष है। तो इसमें कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है, द्विवचन और मध्यम पुरुष है। कौन सा, द्विवचन और मध्यम पुरुष। तो देख सकते हैं हमने 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अब आइए आते हैं किस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन से हैं उनको तैयार करवाते हैं आपको, ठीक। तो देखिए ये आपका एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है कौन सा, क्या करा है, देखिए कुसंग का ज्वर ये करा है, यानी कि ये मित्रता पाठ से लिया गया। आप ऐसे ही समझ गए, कुसंगति आ रहा है तो मित्रता पाठ से लिया गया। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, और यहाँ पर मतलब कि इसका आंसर आता है तो उसको कैसे लिखना है। और एक और खास बात कि गद्यांश को पहचानेंगे कैसे कि किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है, ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए ये आपका ऐसे गद्यांश, तो देखिए आपका ऐसे एक गद्यांश दिया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए इसमें अधिक से अधिक 3 से 4 लाइन आपको अंडरलाइन दिया जाएगा, यानी कि लगभग मतलब कि यहीं तक बोले तो यहीं तक आपके परीक्षा में अंडरलाइन दिया जाएगा, मतलब कि 3 से 4 लाइन ही अंडरलाइन करके दिया जाएगा। इतना बड़ा परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, 3 से 4 लाइन ही दिया जाएगा और उसी का संदर्भ व्याख्या करना होता है। तो देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहले मतलब बता दें कि पहचानने की ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुसंगति आ रहा है, ठीक है ना, मित्रता के लिए मतलब कि मतलब कई बार जिक्र कर रहा है अच्छी, यानी कि संगति यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये संगति आ रहा है, यानी कि ये जो इस तरह से लग रहा है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया। ठीक, तो आप समझ ही गए कि ये किस पाठ से लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया। तो संदर्भ आप भी लिख ही लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश है तो गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसी तरीके से आपको पहचाना है। तो देख लीजिए कि कैसे इसका सोल्यूशन हमने किया है अच्छे से। देखिए यहाँ पर कुसंग का जो डैश उठाती जाएगी, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, उसके बाद एकांकित अंश की व्याख्या, इसी की व्याख्या जो यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया गया था, इसी की व्याख्या हम बता रहे हैं। देखिए ये जो अंडरलाइन करके दिया गया था इसी की व्याख्या, इसमें लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक घातक बुखार के समान होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति ही उस प्रकार रोक देती है जिस प्रकार पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। ठीक, इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी दृढ़ बाहु अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नत के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। तो इस तरीके से इसका जो होगा ये जो व्याख्या हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, इसको लिखेंगे कैसे। देखिए कुसंग का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, वह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को भी नष्ट कर देता है तथा इसके साथ साथ उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है, इसमें लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद एक और गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने लिखा है। देखिए कितने बार ये भी पूछा है जो है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इन ये है इन, यहाँ पर इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर यह कह उठे कि यह एक देश नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई नहीं जाता उन्हें विभिन्नता ही दिखाई देती है, मतलब देखने में आएगी। ये देखिए इसका कह रहा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या होगा, इसका संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो इन विभिन्नता में आएगी, तो इसका देखिए कैसे पहचानेंगे। देखिए इसका जो ये देखिए इसमें जो है भारतीय संस्कृति यानी कि भारत देश का जिक्र किया जा रहा है। भारत देश का ही अनेक, देखिए यहाँ पर जातियों का समूह, एक जाति नहीं, ये भारत देश का ही जिक्र किया जा रहा है। और भारत देश का जिक्र किस चैप्टर में किया गया है, भारतीय संस्कृति में। तो आप पता कर ही लिए कि किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो सेम संदर्भ ऐसे ही लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, उसके बाद व्याख्या क्या करेंगे कि लेखक का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नता को देखकर दूसरे देश अथवा मतलब दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं हैं।
ठीक, अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों को इस प्रकार की बात सुनकर आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कह रहा था कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। इससे इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक, तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद ये आपका हो गया, इसके बाद देखिए ये आपका हो गया महत्वपूर्ण गद्यांश, ये हमने बता दिया आपको। उसके बाद आइए देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण आपके जो पद्यांश कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके महत्वपूर्ण पद्यांश कौन से हैं। यूधो मन भय न 10-20 एक तो सो गए श्याम शंको राधे इस इंद्र शिथिल बिनु कैसो भिन जो देह बिनु शीस आशा लगी रही तन श्वासा जीवही कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के इस शुभ सुर हमारे नंदन बिनु कोई नहीं जगदीश। ठीक, तो इसका आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और एक क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देना है। ठीक है ना, तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे संदर्भ, अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर पहचानने की ट्रिक देख लीजिए, ये जो है ये सूर्य यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये जो है सूरदास के मतलब कि लिखा गया है, तो ये मतलब समझ जाएंगे कि प्रस्तुत ये पद्यांश, यहाँ पर गद्यांश लिखा गया है लेकिन ये पद्यांश है। ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसके हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस तरीके से आप लिख ले जाओगे कि नहीं लिख ले जाओगे, अच्छे से लिख लोगे आप संदर्भ को। उसके बाद देखिए जैसे ही आप संदर्भ लिख लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, देखिए अब आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि अब मतलब जितना चीज़ें रटवाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि आपको वो जो बताए पीछे उतनी कितनी सारी चीज़ रटोगे, आपको अच्छे से पढ़ा कर समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उद्धव मन भय न 10-20, यानी कि गोपियाँ जो है उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव हमारा मन कोई 10-20 नहीं है, यानी कि हमारे पास भी एक ही मन है सभी के तरह, हमारे पास भी 10-20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गए श्याम शंको और राधे इस, जो हमारे हम मतलब गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी हमारे पास एक ही मन है, सभी के तरह एक ही मन है, जो श्याम के संग यानी कि जो कृष्ण के साथ कहाँ पर चला गया है, मथुरा चला गया है। ठीक है ना, मथुरा चला गया है। अब को आराध है इस, अब हम किसकी आराधना करें, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु जो देहि बिनु शीस, यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, यानी कि निष्क्रिय हो गई है, काम नहीं कर रही है, और हमारी दशा वैसी ही हो गई है जैसे बिना सिर के प्राणी की होती है। ठीक, उसके बाद देखिए आशा लगी रही तो तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, अब हम यही अब हम इसी आशा के सहारे जी लेंगे, करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे, किससे मतलब कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ वापस लौटेंगे, इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, यानी कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव तुम तो जो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, यानी कि अच्छे मित्र हो। ठीक, और तुम संपूर्ण योग विद्या और मिलनों के उपाय को जानते हो, सकल योग के ईश हो, यानी कि संपूर्ण योग विद्या यानी कि मिलन के उपायों को जानते हो। तो यहाँ पर अगला में सूरदास करें कि सुर हमारे नंद नंदन बिनु को और नहीं जगदीश, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि है उद्धव अब हमारे नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण के बिना कोई अब आराधना करने मतलब आराध्य नहीं है, यानी कि कोई हमारा जगदीश नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से बना बनाकर आपको व्याख्या लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, इसमें लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों के यानी कि मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे, यानी कि श्री कृष्ण से वो मिले थे, इसका संदेश देने आए थे गोपियों को, इसलिए मतलब कि मथुरा से यहाँ पर गोकुल आए थे। ठीक, चलिए ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश एक। उसके बाद एक और देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश है, कौन सा है, देखिए यहाँ पर करे सुनि सुंदर बैन सुधार श्यान श्यानी है जानकी जानी भरी तिरछे करी नैन सैन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काई चली तुलसी तेई अवसर सोहे सबे औलोक लोकचन बाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुकुंज कंज मंजल कंज कली। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अच्छे से देखिए यहाँ पर कॉपी पर
देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ये देखिए ये जो है आपका सीता जी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तुलसी यहाँ पर आ ही रहा है, तो आप समझ ही गए हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और ये जो वन पथ पर ये जो तुलसीदास ने जो रचना किया है उसी से लिया गया है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर कविता से अवतरित है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर व्याख्या क्या करेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। सीता जी अनेक प्रश्न का उत्तर अपनी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संदेश भरी दृष्टि से दे दिया और राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत समझकर सभी सखिया राम को सौंदर्य को एक टक देखती रही, मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका व्याख्या हो गया। इन सब का आपको पीडीएफ मिलेगा, अच्छे से बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुराग तड़ाग से क्या अर्थ है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। ठीक, अच्छे से इसको देख लेना अच्छे से। चलिए ये आपका जो है मतलब कि पद्यांश भी खत्म हो गया, 2 इंपॉर्टेंट पद्यांश थे, ये भी खत्म हो गया। अब चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश। आपके 5 नंबर के ये पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। और ये जो गद्यांश पद्यांश जो मैंने बताया ये 12 नंबर के पूछे जाते हैं दोनों मिलकर। ठीक, तो 12 नंबर आपके फिक्स हो गए और 20 नंबर वह विकल्पीय फिक्स हो गए और 5 नंबर देखिए अब फिक्स हो जाएगा। क्या कर रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, इससे समझिएगा। ठीक, ईत एव संस्कृत वामयस्य सर्वत्र संस्कृत वामय संस्कृत आलोक सर्वत्र परिस्थिति, यानी कि यहाँ के संस्कृत वामस यानी कि संस्कृत वामस यानी कि मतलब कि संस्कृत के वाम यानी कि धारा है और संस्कृति आलोक सर्वत्र यानी कि संसार में सभी जगह प्रसिद्ध, मतलब कि सभी जगह प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि मुगल युवराज, यानी कि मुगल युवराज जो है, मुगल युवराज कौन थे? देखिए मुगल युवराज जो थे दारा सिको अर्थागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करो, यानी कि मुगल युवराज दारा सिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत, वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ, यानी कि इतना प्रभावित हुआ कि स तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम कारित, यानी कि वह उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तो इसी तरीके से आपको अनुवाद लिखना है, रटना नहीं है। ठीक, अभी इसका संदर्भ बता देना है कि इसका संदर्भ क्या होगा। ऐसे लिखेंगे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश है तो गद्यांश प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। वाराणसी पाठ से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए ये 5 नंबर आपको फिक्स करा दिए। एक और तैयार कर लेना, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी कि यह नगरी विभिन्न धर्मों का मिलन स्थल यानी कि संगम स्थल रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मा नाम अत्याग्रह स्वयं विचरयान परेशान, यानी कि महात्मा तीर्थकार मतलब कि महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने यहाँ पर बहवा अत्रागत विश्व विचारान प्रसन्न, यानी कि अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र एपी नगरी विविध कलानाम शिल्पानाम कृत्य लोक परिचित, यानी कि न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। ठीक, देशे देशे मतलब कि लोके विश्रुता प्रसिद्ध है। अत्रागत कौशयम सटिका देशे देशे सर्वत्र पहिनते, यानी कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती है। अत्रागत प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम नीचा प्राचीन परंपराम इदामी पैल्यान्ति, तो इसका देखिए यहाँ पर यह अपनी प्राचीन परंपरा तथा इस समय का भी पालन कर रही है। यह नगरी जो है अभी भी पालन कर रही है। तो इसका संदर्भ हमने हिंदी में अनुवाद बता दिया, संदर्भ आप ही लिख लोगे, इसी का ये संदर्भ ये भी है। ठीक, तो ये आपका संस्कृत गद्यांश हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद ये आपका है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए
मतलब कि ये संस्कृत पद्यांश और श्लोक लेखन एक ही में आता है, यानी कि संस्कृत पद्यांश तैयार कर लोगे तो आपका श्लोक लेखन भी तैयार हो जाएगा, 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करा है कि मरणम मंगलम यत विभूषिता भूषणम कौपिनम यत कौशयम सा काशी के नियते, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत श्लोक है, तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा। ये लिखने के लिए भी आता है और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी पूछा जाता है, तो याद भी कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद क्या लिखेंगे, जहाँ पर मरना कलेकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी के द्वारा नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए, बन्नम मरणम वापि जो वापि पराजय व्यत समो वीर भाव ही वीरता, इसका संदर्भ लिखिएगा, तो लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, या जय हो या फिर पराजय हो, यानी कि जीत हो या फिर हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर वीर ही रहता है, यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये जो है भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, तो इसका संदर्भ आप लिख ले जाओगे। और यहाँ पर इसका अनुवाद क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब निरोगी हो, यानी उसके बाद कह रहा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि सब सुख को देखें, कल्याण को देखें, यानी कि सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् यानी कि कोई भी दुःख का भागी न बने, अर्थात कोई भी दुखी न हो, ठीक। ये आपका संस्कृत जो है पद्यांश हो गया, और श्लोक लेखन भी इसी में पूछा जाता है। ये जितने भी श्लोक तीनों मैंने बताए, इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके श्लोक लेखन में भी पूछा जाता है कि जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया वो श्लोक लिख दीजिए। तो इन तीनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए, आज की यहाँ पर 7 नंबर इससे फिक्स हो गया। हाँ, तो चलिए, बीच में थोड़ा-सा एक काम आ गया था, तो उसी में चले गए थे। तो अब देखिए, हमने श्लोक लेखन कंप्लीट करा दिया संस्कृत पद्यांश वाला, ठीक। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है जीवन परिचय, तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आप लेखक का देख लीजिए, देन उसके बाद कवि का देखिएगा। तो देखिए, जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है और ट्रिक के साथ आपको याद कराऊँगा, अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, ये प्रश्नोत्तर 6 के क में पूछा जाता है, किसका, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हर एक साल पूछा जाता है। तो देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक। जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, छोटे से ब्रैकेट में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखकर यहाँ पर नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, ये 4 चीज़ें लिख देंगे, 5 चीज़ें। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर मतलब समझेगा कि हाँ, ये जो है बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब कि औरों से अलग आपकी कॉपी दिखेगी, और आपको 5 में 5 नंबर फुल दिए जाएंगे। वरना नहीं लिखोगे तो आपको 2-3 नंबर या फिर 4 नंबर अधिक से अधिक दिए जाएंगे, ठीक। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का गोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता विभासी देवी अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास के जिले के राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। बाद में न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद कि अध्यापक के कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। मतलब स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। इनकी रचनाएँ लिख देंगे चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही पूछता है, एक ही लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पर है गोस्वामी तुलसीदास जी का, हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसका कैसे इनका लिखेंगे, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं है, सूरदास जी का है, ठीक है ना। सूरदास का भी हर एक साल पूछा जाता है, और तुलसीदास का भी तैयार कर लीजिएगा, वो भी पूछता है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 का ख लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे महाकवि सूरदास, उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर संक्षिप्त परिचय आप लिख दीजिएगा, इसमें नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएँ लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोहता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे, इसके विषय में भी अनेक मतभेद हैं। इनकी रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु
वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, यानी कि इनके गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। और श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन का सारा भार इन्हें सौंप दिया। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास की का गोलोकवास सन 1583 ईस्वी में पासोली ग्राम में हुआ। तो इस तरीके से आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद रचनाएं लिखेंगे, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। 3 हमने लिख दिया है, जो आपको अच्छा लगे अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा, एक ही लिखना होता है, ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपके हिंदी के जो महत्वपूर्ण निबंध लेखन जो है कौन कौन से हैं। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण केवल 3 निबंध बताऊंगा। आपके बुक में 40 निबंध है, या फिर कहें तो 30 से अधिक निबंध है, 30 लगभग है, लेकिन मैं केवल आपको 3 बता रहा हूँ। 3 को तैयार करके चले जाना। 1000% की गारंटी है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। और 7 नंबर के पूछे जाएंगे, 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं निबंध। सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण और समाधान है। और दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा तो जो है यहाँ पर है कि आतंकवाद की समस्या और समाधान का। उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा तो है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये 3 निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इनको कैसे लिखना है, इसको लिखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। इसमें लिखेंगे सबसे पहले रूपरेखा। रूपरेखा लिखा जाता है कोई भी निबंध लिखने से पहले, सबसे पहले उसका रूपरेखा लिखा जाता है। जैसे कोई भी एक मकान बनाया जाता है तो मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी निबंध लिखने से पहले उसका रूपरेखा लिखा जाता है। रूपरेखा के अंतर्गत निबंध में जितने हेडिंग आप बनाओगे उतने हेडिंग यहाँ पर 1 2 3 करके लिख देना होता है। तो देखिए प्रस्तावना हमेशा, कोई भी निबंध हो प्रस्तावना हमेशा रहता है। इधर की सारी चीज़ें चेंज होती है, जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, समस्या का समाधान और उपसंहार। देखिए प्रस्तावना और उपसंहार सभी निबंध में रहेगा, बस ये बीच की चीज़ें आपको चेंज कर देना है निबंध के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए समझ गए ना। उसके बाद लिखते हैं प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है। प्रस्तावना में निबंध का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है कि निबंध का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें लिखेंगे आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का गुलाम बनकर रह गया है और अपने पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रख रहा है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी सभी दूषित हो चुके हैं, ठीक। तो प्रस्तावना में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का मतलब क्या है। तो देखिए पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, यानी कि हमारे नेचर द्वारा पर्यावरण को, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को बनाया गया है। प्रकृति द्वारा पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, यानी जीवधारी बोलो तो पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पर मनुष्य मतलब कि जीव जंतु जितने भी हैं वो हो गए जीवधारी। तो इनके अनुकूल बनाया गया है, यानी कि इनके ही मतलब कि अकॉर्डिंग पर्यावरण ने मतलब कि मतलब प्रकृति ने पर्यावरण को बनाया, ठीक है ना। उसके बाद जब वातावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं, इससे वह दूषित होने लगता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। जब वातावरण में हानिकारक घटक अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो पर्यावरण दूषित हो जाता है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। कौन कौन से रूप में। सबसे पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में हम लिखेंगे वायु के अनेक हानिकारक पदार्थ मिलने से वायु दूषित हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। यह सबसे अधिक मोटर बाइक, चिमनी से निकलने वाले धुआं पराली में जलाने से फैलता है, ठीक। उसके बाद जल प्रदूषण में लिखेंगे जल को जीवन कहा जाता है, इसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु का अस्तित्व भी नहीं है। बड़े बड़े नगरों में गंदे नाली व कारखानों द्वारा निकले मैल नदी में मिला दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, विमान, लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से क्रोध, अनिद्रा की समस्या बढ़ रही है। उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषण की समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। इससे मनुष्य अपंग, बहरा, दृष्टिबाधित हो रहा है, ठीक। ये आपका प्रदूषण से और इससे हानियां हो गया। उसके बाद समस्या का समाधान। प्रदूषण की समस्या का समाधान क्या है। इसमें लिखेंगे प्रदूषण से बचने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, कूड़ा करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखा जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका सोच, समाज क्या सोच रहा है उस पर, देश क्या सोच रहा है, इस चीज़ को लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम लगाए गए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है
अगला क्या कर है, आतंकवाद की समस्या और समाधान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है और एक साल पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार। ये 6 हेडिंग बनाएंगे। ठीक, इसमें प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। आतंकवाद हिंसा का एक रूप है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें प्रस्तावना में हम लिख देंगे। उसके बाद आतंकवाद के अर्थ में क्या लिखेंगे, देखिए आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद का आखिर मतलब क्या है, उसमें क्या लिखेंगे कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न समाज है और न ही राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा सावधानी होकर के किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास होता है जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। तो आतंकवाद के अर्थ में ये लिख देंगे। उसके बाद आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। इस आतंकवादी और विश्वव्यापी समस्या में लिख देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद में लिखेंगे कि हमारे भारत में आतंकवाद का दिन प्रतिदिन उठता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में ये अनेक बार हिंसाएं फैली है। आतंकवाद का समाधान में लिखेंगे भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित किए हैं जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी आवश्यक है। उसके बाद देखिए उपसंहार में क्या लिखेंगे, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे और भारत के जन जन का भी नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाए। तो ये आपका आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर देख लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तावना यानी रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय और उपसंहार। ठीक, ये 6 हेडिंग बनाएंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुँच गई है। उसके बाद देखिए लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत की साक्षरता दर 73% है। यही वजह है कि अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी भोजन और पानी जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगित वस्तुओं में से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। इसमें हम लिखेंगे जनसंख्या की में कमी, अधिकता, समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस। इसमें लिखेंगे हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। उसके बाद उपसंहार में लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 140 करोड़ के पार हो चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा होने का अनुमान है। तो ये उपसंहार में लिख देंगे। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे लिखना है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, हर एक साल पूछता है। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने गांव या शहर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु अपने संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ऐसे पूछा जाता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं लिखने से सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाकर फिर नीचे लिखते हैं नगर निगम अध्यक्ष। फिर कॉमा लगाकर फिर नीचे लिखेंगे जो भी जिले को होंगे उस जिले का नाम और स्टेट का नाम, बलिया उत्तर प्रदेश लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे विषय। जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो पत्र लेखन तो उस विषय का नाम यहाँ पर लिख दोगे। तो हम लिख रहे हैं नगर की सफाई हेतु, तो यहाँ पर लिख दिए नगर की सफाई हेतु पत्र। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वे जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ है वहाँ पर उसकी सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर जगह सड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि
दुर्दशा देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के लिए निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। तो ये आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हो अच्छे से। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे धन्यवाद और अपना नाम दे देंगे और यहाँ पर अपना गाँव का यहाँ पर कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर गाँव का नाम लिखकर अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद दिनांक यहाँ पर जिस भी डेट को लिख रहे हो उस डेट को यहाँ पर लिख दोगे अच्छे से। आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, यानी कि 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में महामैराथन के तौर पर आपको सारी चीज़ें बता दिया और ये बताना था कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका। तो मैं बता दूँ पीडीएफ इसका मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।